नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। सिटी लाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने से सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी। दरअसल बिजली वितरण कंपनी ने एक बार फिर से VCA चार्ज में 35 पैसे की कटौती की है। आपको बता दें कि इसके पहले फरवरी में भी बिजली कंपनी ने 32 पैसे की कमी की थी। पिछले 2 महीनों में 2 बार VCO में कटौती की गई है और अब ये ₹1.10 से घटकर 43 पैसे प्रति यूनिट हो गई है। यानी VCA में 67 पैसे प्रति यूनिट की कमी आ गई है। अब राज्य के अपने बिजली संयंत्रों से मिलने वाली बिजली की दर केंद्रीय उपक्रम के बिजली संयंत्रों से सस्ती हो गई है और इसका फायदा उपभोक्ताओं को अप्रैल के बिल से मिलना शुरू हो जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने बेमेतरा के ग्राम बीरनपुर की घटना में मृतक भुवनेश्वर साहू के परिजनों से फोन पर संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख के क्षण में वो उनके साथ हैं, परिवार को न्याय मिलेगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी। घटना में मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि संकट के समय जो पहल की गई उसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। इधर सीएम भूपेश बघेल जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय शालिनी यादव के बुरई स्थित निवास पहुंचे। परिजनों से उन्होंने आज मुलाकात की और स्वर्गीय शालिनी को श्रद्धांजलि भी दी। उनका कहना है कि शालिनी के कार्य को भुलाया नहीं जा सकता। उनका जाना परिवार के लिए तो क्षति है ही, इसके साथ ही सामाजिक क्षति भी है। मौके पर उन्होंने बुरई में खुलने वाले कॉलेज का नाम शालिनी यादव के नाम पर रखने का ऐलान भी किया। शालिनी यादव जी बहुत मिलनसार, मृदुभाषी और हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहने वाली महिला, पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली और समर्पित भाव से सभी कामों को बड़ी श्रद्धापूर्वक करती थी। ऐसे जनप्रतिनिधि जाना निश्चित रूप से पार्टी के लिए तो क्षति है ही। तो बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में 2 गुटों में हुए विवाद में भुवनेश्वर साहू की हत्या के बाद प्रदेश साहू संघ ने अपने सारे कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। सभी उत्सव, समारोह और सम्मेलन 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। इसी तरह से 15 अप्रैल को प्रदेश भर में शाम 5 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। सभी जिला अध्यक्ष, तहसील, परिक्षेत्र और ग्रामीण पदाधिकारियों को इस आशय का सर्कुलर भी जारी हुआ है। साथ ही साहू समाज ने 38 नामजद आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के साथ ही 302 धारा कायम करने की मांग भी की है। बेमेतरा के बीरनपुर गांव में 2 समुदायों में तनाव के बीच जिला प्रशासन शांति बहाली का प्रयास कर रहा है। बता दें कि प्रशासन ने बेमेतरा में बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में दोनों ही समुदाय के लोग शामिल रहे। प्रशासन ने दोनों पक्षों से इलाके में शांति कायम करने की अपील की। इधर कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी और SP दिव्यांग पटेल ने केशकाल स्थित पंचवटी में शांति सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी धर्मों, समुदाय और जाति विशेष के प्रतिनिधि सम्मिलित रहे। रायगढ़ पुलिस सोशल मीडिया में किए जा रहे पोस्ट को लेकर अलर्ट मोड पर है। पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर असत्य और भ्रामक जानकारी पोस्ट करने वालों की मॉनिटरिंग कर रही है। तो वहीं महासमुंद में भी 2 समुदायों के बीच विवाद को देखते हुए जिले में शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की सभा, धरना, रैली और जुलूस के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक ठाक हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं पर किसी बार की दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा। हमारे जैसे खाद्य विभाग वाले आए हैं, बिजली वाले हैं, पानी वाले हैं और आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग जो मुखिया लोग हैं, दोनों पक्ष के बुजुर्ग लोग हैं, पहले से सदियों से शांति से रहते आ रहे हैं, आपस में बैठें, बात करें। अगले 1 साल के दौरान प्रदेश में होने वाले स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग की 3 दिवसीय बैठक जारी है। बुधवार को दिन भर समीक्षा बैठक जारी रही। इसमें स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, स्वास्थ्य सचिव R प्रसन्ना सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सबसे ज्यादा जोर इस बात पर रहा कि केंद्र सरकार की ओर से NHM के जरिए मिलने वाले फंड का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। फंड की उपयोगिता और योजना का फंड का दूसरी योजना में खर्च को लेकर जारी आशंका का भी समाधान हुआ है। बता दें कि स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग इस साल जचकी के दौरान होने वाली मातृ मृत्यु दर पर खास फोकस कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी समीक्षा के बाद बेहतर कामकाज की उम्मीद जताई है। इस साल हमको क्या करना है उसके संदर्भ में ये बैठक है। तो गोल सामने रखे जा रहे हैं कि इस साल, आने वाले साल में ओवरऑल 1 साल 31 मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग का अमला क्या करेगा
उसके लिए ये बैठक है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और उसका नीचे वाला हॉस्पिटल्स है, उसके लिए अभी रिएजेंट्स की कोई समस्या नहीं था, बिकॉज समय पे हम लोग उसका उद्योग विभाग से परमिशन लेकर उसका क्रय करने के कार्रवाई किया जा रहा है। मेडिकल एजुकेशन का, मेडिकल कॉलेजेस का हॉस्पिटल में अभी समस्या है, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन के लिए ऑलरेडी कैबिनेट ने हमको बंडर क्राइम से उसका छूट दे चुका है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपने नरेला विधानसभा क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सुबह 11:15 बजे तक डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के नहीं आने से सारंग भड़के भी, जिसके बाद उन्होंने सीएमएचओ को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इधर छत्तीसगढ़ के 3 आकांक्षी जिलों के लिए केंद्र सरकार ने प्रभारी अफसरों की नियुक्ति की है। मुकेश कुमार बंसल बस्तर के प्रभारी अधिकारी होंगे, वहीं रजत कुमार को कोरबा जिले का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। मनिंदर कौर द्विवेदी राजनांदगांव के प्रभारी बनाई गई हैं। तीनों ही अधिकारी केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहे हैं। तीनों अधिकारी छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। रायपुर में परिवहन विभाग में यूपीआई आधारित क्यूआर बेस्ड भुगतान की शुरुआत हुई है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसका शुभारंभ किया। चालानी कार्रवाई में पारदर्शिता के लिए पीओएस मशीन का अब उपयोग किया जाएगा। विभाग ने ओवरलोड गाड़ियों में चालान प्रक्रिया की भी शुरुआत की है। प्रदेश में ओवरलोड गाड़ियों की चेकिंग के लिए 7 मोबाइल वे ब्रिज की व्यवस्था अब की गई है। ऑनलाइन सिस्टम से लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन के बारे में भी कोई यदि आवेदन करे तो उसको प्राप्त किया जा सकता है। परिवहन विभाग की एक और भी सुविधा है, जो आप ऑनलाइन यदि आवेदन करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और लाइसेंस के लिए, तो वो घर पहुंच सेवा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले ही दावेदारी पर घमासान शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव के दावेदार खुद को उम्मीदवार के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन ने ऐसी शिकायतों से परेशान होकर सभी जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों को एक पत्र लिखकर ऐसे प्रचार प्रसार पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं। 11 अप्रैल को संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने सभी शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्षों को एक पत्र लिखा है, जिसमें पीसीसी को जानकारी मिली है कि प्रदेश में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता भावी प्रत्याशी के रूप में सोशल मीडिया पोस्टर, वॉल पेंटिंग के जरिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिन्हें तत्काल रोकने की बात उन्होंने कही। इधर बिलासपुर में बुधवार को विशाल धर्मसभा का आयोजन किया गया, जिसमें शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती शामिल हुए। धर्मसभा में तमाम राजनीतिक दलों के नेता, जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस दौरान शंकराचार्य ने आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 62 साल पहले वे जब दिल्ली में विद्यार्थी थे, उस समय आरएसएस के जितने संचालक थे उनके बड़े भाई के पास आते थे। उनका यह भी कहना था कि किसी भी संगठन के विरोधी नहीं है, लेकिन आरएसएस के पास परंपरा प्राप्त कोई ग्रंथ नहीं है। आरएसएस के पास परंपरा प्राप्त कोई ग्रंथ है क्या? इन्हीं के पास कौन है जी? बाइबल, इन्हीं के पास कुरान। आरएसएस बतावे कि उसके पास कोई परंपरा प्राप्त ग्रंथ है क्या? सबसे दैनिक स्थिति उन्हीं की हुई है। नहीं, परंपरा प्राप्त कोई गुरु नहीं है, कोई नेता नहीं है। बिना ग्रंथ के, बिना गुरु के, बिना गोविंद के जाएंगे कहाँ? ये घूम फिर कर इधर ही आयो, आगे रहें, बुरा न मानो। बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बस्तर के दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग ने जगदलपुर में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे कथित अपराधों, शराबबंदी का वादा पूरा न होने सहित अन्य मुद्दों को लेकर महिला मोर्चा राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी है। कांग्रेस सरकार को बस्तर संभाग की महिला मोर्चा ये संदेश देना चाहती है कि आपने कई वादा किया और वादा पूरा नहीं किया है, और साथ ही साथ प्रियंका वाड्रा जी से कई प्रश्न पूछना चाहते हैं महिला मोर्चा द्वारा और यहाँ की छत्तीसगढ़ की बहनों के द्वारा कि क्या वो महिलाओं के लिए कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्या यहाँ छत्तीसगढ़ में चरितार्थ होगा क्या? ये हमारा प्रश्न है उनसे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस मैदान में है। इसी कड़ी में गुरुवार को ग्वालियर के किला गेट से शाम को एक मशाल क्रांति रैली निकाली जाएगी, जिसमें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा मौजूद रहेंगे। रैली में 2000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। पर से आया है कि यूथ कांग्रेस मशाल यात्राओं का आयोजन करे, लोकतंत्र की एक आवाज को उठाने के लिए। 20,000 करोड़ का सवाल पूछा जाता है और सदस्यता रद्द की जाती है, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। तो हम लोगों का प्रयास है, सब लोग एक युवाओं की एक सुर और एक आवाज में ताल और चाल मिला के पूछना चाहते हैं कि आक्रोश क्यों ना आए।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस मीडिया विभाग ने भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन की शिकायत सिविल लाइन थाने में की है। वहीं बेमेतरा के बीरनपुर मामले में छत्तीसगढ़ भाजपा के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट पर भी कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस ने अपने शिकायत पत्र में लिखा है कि नितिन नबीन ने 7 अप्रैल को अपने बयान में मदरसों में के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी बयान के 2 दिन बाद बेमेतरा जिले के बीरनपुर में सांप्रदायिक विवाद की स्थिति निर्मित हुई, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई है। बीरनपुर की दुर्भाग्यजनक और दुखद घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से धार्मिक विद्वेष भड़काने के लिए बयानबाजी कर रही है, सोशल मीडिया में उनके नेता उल जुलूल पोस्ट डाल रहे हैं, भड़काऊ पोस्ट डाल रहे हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पुलिस से शिकायत की है। प्रिंट भी निकाल के पुलिस को उपलब्ध कराया और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जबलपुर हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने ये सख्ती साल 2018 से लंबित एक अवमानना याचिका में एसपी के लापरवाह रवैये पर दिखाई। मामला तुलसी रामायण मंडल नाम की एक धार्मिक संस्था की जमीन अधिग्रहित करने पर है, जिसका पूरा मुआवजा कोर्ट के आदेश के बाद भी इस संस्था को नहीं दिया गया। एसपी ऑफिस से लेटर आया एसपी साहब का कि चूंकि वो अधिकारी वहाँ से स्थानांतरित हो चुके हैं, इसलिए तामील नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी गंभीरता से लिया और आर्डर में भी लिखा है उन्होंने कि इस प्रकार के पत्र जो है बड़ा आपत्तिजनक है, इसलिए डीजीपी को मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश किया है जब तक न्यायालय का अगला आदेश नहीं हो जाता जब तक पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड भी करें। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। पन्ना में खलिहान में रखे गेहूं की फसल में आग लग गई, जहां पर 6 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। तो वहीं मुरैना में भी गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने की घटना हुई है। करीब 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर यहां भी राख हो गई। वहीं जबलपुर में भी कुछ इसी तरह की घटना हुई, जहां देवताल पहाड़ी पर स्थित जंगल में आग लगी। ये आग धीरे धीरे जंगल में फैल रही है। तो 3 तस्वीर आग की। इधर नीमच में ग्रामीणों ने बांडा गांव के पास पहाड़ियों में बन रहे डैम का काम बंद करवा दिया है, जिसके बाद पुलिस ने 200 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और बदसलूकी का केस दर्ज किया। जल संसाधन विभाग 52 करोड़ की लागत से सिंगरौली रतनगढ़ के बीच पहाड़ियों में डैम बनवा रहा है। मंगलवार को अचानक बड़ी संख्या में एक साथ गाँव वाले यहाँ पर आग धमकी और तोड़फोड़ शुरू की। ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों ने मौके से रवाना होने में ही अपनी भलाई समझे। बाद में इसकी शिकायत की गई। प्रभावित लोगों ने वहां पर डैम का विरोध किया और विरोध स्वरूप उन्होंने जो है काम को रुकवाया है, तो जिस पर करीब अज्ञात 200 लोगों के विरुद्ध जो है शासकीय कार्य में बाधा और कुछ तोड़फोड़ करने की जो घटना हुई थी, 1-2 पत्थर मारे थे, उसी पर से जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इधर रायगढ़ के पसौर ब्लॉक के ग्राम तिरभौना में सामाजिक बहिष्कार का एक मामला सामने आया। सरपंच के कहने पर गांव के गुप्ता परिवार को न सिर्फ राशन देने की मनाही है, बल्कि परिवार से किसी प्रकार का लेन देन या फिर बातचीत करने पर भी जुर्माने का फरमान यहां सुनाया गया है। घर बनाए थे हमारे लड़के लोगों के लिए, तो बाउंड्री दे दिए हैं, तो पंचायत में माने हमको माने परेशान झेलना पड़ा। गाँव से माने वो मुनादी करके बहिष्कार कर दिया है, जो इसको बातचीत बोलोगे 1100 रुपये जुर्माना दोगे। घर बना रहे हैं तो उसी के बारे में परेशान कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? इसको छोड़ो बोल रहे हैं। दुकान से कोई हमें राशन पानी कुछ नहीं दे रहा है। हमारे गांव में अलग गांव से खरीद के लाते हैं। मनमुटाव में इनको दोनों के बीच में अनबन हुई है, तो सरपंच के द्वारा उनको सामाजिक रूप से बहिष्कार करने की बात कही गई है। इस संबंध में भी तहसीलदार को और हमारे थाना भारी पुसौर को निर्देशित किया गया है कि गांव में जाकर के उनकी बैठक लें और उनको समझाइश दें। बलरामपुर के आरएएस विभाग में पदस्थ प्रभारी एसडीओ के ऊपर पंचायत सचिवों ने हर कार्य में कमीशनखोरी का गंभीर आरोप लगाया है और उन्हें पद से हटाने की मांग की गई। सब इंजीनियर राजेंद्र दुबे पर आरोप लगाते हुए पंचायत सचिवों का कहना है कि निर्माण संबंधी कार्यों का सत्यापन करने के एवज में पैसों की मांग की जाती है, काम में हस्तक्षेप किया जाता है, जिससे निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता। जो हमारा जनपद पंचायत बलरामपुर के एसडीओ राजेंद्र दुबे जी है, उनके द्वारा जो टीएस होता है वो टीएस में भी वो अपना कमीशन मांगता है कि नहीं टीएस का भी कमीशन चाहिए। तो इस टाइप का हमारे जितने सचिव सरपंच है पूरा परेशान रहते थे।
तो हम लोग बीच में एक दिन क्या किए, एक आवेदन सीओ साहब को इस जानकारी को दिया है कि सर इस टाइप का हम लोग से किया जा रहा है। कुछ भाई लोगों से चाहे वो जो आपका टीएस करते थे उनको पैसा मांगते थे, इसी का सब शिकायत किए थे। हमारे पास अभी तक किसी भी सचिव के द्वारा लिखित या मौखिक रूप से किसी भी प्रकार की शिकायत जो है वो दर्ज नहीं कराई गई है। शिकायत प्राप्त होगी तो उस पर बिल्कुल जांच करवाया जाएगा और उसके बाद जो निर्णय आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ के खेलों और मान नदी को सहेजने के लिए जिला प्रशासन ने कार्य योजना बनाई है। दोनों ही नदियों को केंद्र सरकार के वृक्षमाला अभियान से जोड़ा जा रहा है। बता दें कि योजना के तहत नदी के उद्गम स्थल से लेकर 70 किलोमीटर तक के दायरे में न सिर्फ तटबंध को संवारा जाएगा, साथ ही नदी के किनारे बड़े पैमाने पर प्लांटेशन भी किया जाएगा, जिससे नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। वृक्षमाला योजना का नदी तट संरक्षण महाअभियान चलाया जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। तो अभी ये कार्यक्रम मैंने मार्च अप्रैल में हमको उसको पब्लिक तक पहुंचाना है। उसके बाद स्टेप वाइज चलेगा कि ग्राम सभा का आयोजन होगा नेक्स्ट मंथ में, और उसके बाद फिर गड्ढे खोदे जाएंगे, सुपुर्ति की जाएगी कार्यों की। उसके बाद वृक्षारोपण कार्य बरसात के समय किया जाएगा। कलेक्टर महोदय सिन्हा साहब एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, वहाँ से लेकर के वो बीच बीच में उस नदी के दोनों किनारे वृक्षारोपण भी कराएंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्टॉप डैम भी बनाएंगे। अच्छा पहल है। निश्चित है केलो नदी को बचाया जा। रायगढ़ नगर निगम इस बार राजस्व वसूलने में पीछे रह गया है, लेकिन फिर भी निगम को उम्मीद है कि वो केंद्र सरकार के नगरीय निकायों का प्रोत्साहन रैंकिंग में अच्छे नंबर जरूर लाएगा। केंद्र ने सभी निकायों को 31 मार्च तक की स्थिति में निगम की आय, व्यय और लाभ का ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत आय व्यय संबंधित जानकारी सिटी फाइनेंस पोर्टल पर अपडेट करनी है। अगर मैं ये कहूं कि आज के समय में नगर निगम किसी भी चीज को लेकर तैयार नहीं है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, अभी रैंकिंग होने वाली है जिसमें आय और व्यय का जितना है ब्यौरा जाने वाला है, लेकिन जल आपूर्ति के मामले में अगर हम देखते हैं तो हम काफी पिछड़े हुए हैं। रैंकिंग की दृष्टि से हम देखेंगे तो निश्चित रूप से इस बार हम पीछे के पायदान में प्रथम आएंगे। अभी जो कि हमारे जो राजस्व की टीम है उसके द्वारा अच्छा से वसूली कर रहे हैं, जल कर हो या प्रॉपर्टी टैक्स हो या और कोई भी टैक्स हो, उसमें लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे वसूली हो, और इसमें जो केंद्रीय टीम आएंगे उसको दिखाएंगे तो हमें अच्छा ही नंबर आएगा। बढ़ेंगे आगे। बालाघाट जिले में चिनौर चावल के बाद रेशम की साड़ी को जीआई टैग मिला है। जी हां, जिले के हस्तशिल्पकारों द्वारा बेहतर और सुंदर साड़ी बनाने के बावजूद लगातार मार्केटिंग में गिरावट आ रही थी, जिसकी वजह से यहां के कई लोग बेरोजगार होते जा रहे थे। मगर भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने अब इन साड़ियों को इंटरनेशनल ट्रेड का जीआई टैग दे दिया है, जिसके बाद यहां के कारोबारियों को एक बार फिर से मार्केट में रौनक लौटने की उम्मीद है। अब यहां पर निर्मित किए गए उत्पादों पर वारासिवनी उत्पाद का ट्रेडमार्क लगाया जाएगा। वहीं क्षेत्र के बुनकर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसमें जैसे बुनकर है तो उनको अभी बना तो रहे थे, लेकिन लोकल मार्केट उसको नहीं मिल पा रहा था। जीआई टैग होने पर पूरे भारत के लोग आकर्षित होंगे और ऑनलाइन भी मंगा लेंगे, इससे इनको अच्छा रहेगा। हाल ही में अशोकनगर जिला चिकित्सालय में करीब 4 महीने से विक्षिप्त अवस्था में पड़े युवक को समाजसेवियों और जिला चिकित्सालय के 2 डॉक्टरों ने नहला धुला दिया, जिसके बाद युवक को अस्पताल में फिर से भर्ती करवाया गया। दरअसल युवा समाजसेवी धर्मेंद्र रघुवंशी ने बताया कि वो लंबे समय से इस युवक को जिला अस्पताल में देख रहे थे। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। हालांकि उसका एक बार इलाज हो चुका है, लेकिन वो अस्पताल छोड़कर नहीं जा रहा था, इसलिए उसके इलाज के लिए प्रयास किए जा रहे थे। वहीं डॉक्टर ने कहा कि युवक की मानसिक हालत एवं दूसरी चीजों की जांच पड़ताल की जा रही है ताकि वो फिर से अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। हमने इसको नहलाया, धर्मेंद्र भाई साहब ने इसको कपड़े मपड़े दिलाए, हमने इसकी दाढ़ी वाड़ी सेविंग वेविंग करवाई है। कहीं से कुछ पता हमारे को चला है, हम कोशिश करेंगे कि इस एड्रेस को पुलिस से मिलाएं। और नहलाया, फिर डॉक्टर जयकृष्ण सर और BL टैगोर साहब ने इसकी सेविंग की और फिर हमने वापस इसको आज बाड़ में भर्ती कराया। तो वहाँ हम जानकारी लेके इसको घर पहुँचाने की भी व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे। सियाचिन में हुए युद्ध की याद में भारतीय सेना की ओर से हर साल सियाचिन ग्लेशियर में सियाचिन दिवस मनाया जाता है। इस साल भी 13 अप्रैल को सियाचिन में सेना आयोजन करने जा रही है। सेना ने सियाचिन युद्ध में शहीद हुए अपने जवानों को याद करते हुए उनके परिजनों तक सियाचिन की मिट्टी और एक सम्मान पत्र लेकर सियाचिन से एक जवान को भेजा है।
सियाचिन से आए जवान लांस हवलदार प्रहलाद सिंह रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सम्मान पत्र शहीद राजीव पांडे के परिजनों को सौंपा। इस मौके पर शहीद राजीव पांडे की मां का कहना है कि ये अच्छी बात है कि इतने सालों के बावजूद सेना हमें भूला नहीं है। शहीद राजीव पांडे के भाई सुनील पांडे का कहना है कि सेना हमेशा ही अपने शहीद जवानों का सम्मान करती है। इसके पहले भी सियाचिन से हमें वहां के आयोजन के निमंत्रण मिलते रहे हैं। जो भी मेघदूत ऑपरेशन के दौरान शहीद हुआ था, सभी के घर पे एक एक जवान वहाँ से सियाचिन की मिट्टी, बेस कैंप का फोटो फ्रेम लेके सभी घर पे आए हैं। भी फौजियों को तो याद किया जाता है, उसी तरह के सिविलियन को भी याद करना चाहिए, है ना। उनका जयंती मना रहे हैं कल। हर शहीदों का एक का नहीं है। वहाँ के कमांडर के द्वारा भेजे गए सैनिक द्वारा जो सम्मान हमें और हमारे परिवार को दिया गया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज 32 साल के बाद भी सेना अपने शहीदों को याद कर रही है। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश, ओले और तेज आंधी का दौर खत्म होने के बाद अब सूरज के तेवर तीखे हो चुके हैं। प्रदेश भर में गर्मी का असर नजर आ रहा है। इससे टेम्परेचर में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। राजगढ़ और नर्मदापुरम में तापमान 40 से 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं भोपाल में मंगलवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। बुधवार को भी यहां पर तेज गर्मी महसूस की गई। वहीं इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में भी पारा 38 डिग्री के पार रहा। मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान भी जताया। हालांकि भोपाल और आसपास में 13 से 15 अप्रैल के बीच हल्की बूंदाबांदी की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई हैं। आने वाले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश का मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा तथा राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में मौसम शुष्क रहेगा तथा शाम के बाद कुछ बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।